Okay, let's start where we left. Computer, page number 11. Okay, let's start. UNIVAC, ये एब्रीविएशन में लिखा हुआ है. अब हम जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका मीनिंग क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC, first was the world's first commercially available computer designed by J. Presper Eschert and John Mauchly in 1951. यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्जन है जो अब तक डेवलप होते आए हैं कि ये वाला जो है वो सबसे पहले वर्ल्ड्स के लिए अवेलेबल हो गया, पूरे संसार के लिए अवेलेबल हुआ कि ये मार्केट में हर कोई बंदा इसको खरीद सकता था क्योंकि अब सबकी अफोर्डेबिलिटी थी, हर कोई इसे बाय कर सकता था. इसका एक स्टेबल प्राइस रखा गया. ओके, और इसको बनाया किसने था? ऑफकोर्स हमने पीछे पढ़ा है ना, प्रेस्पर था एक बंदा, उसने हाथ मिलाया था मोचली के साथ. इन दोनों ने 1951 में इसको वर्ल्ड के लिए मार्केट में उतारा. ओके, तो इसकी फुल फॉर्म यही लर्न कर लो. यू फॉर यूनिवर्सल, एन फॉर यूनिवर्सल में ही आ गया. UN का मतलब यूनिवर्सल, UN का मतलब यूनिवर्सल. उसके बाद ऑटोमेटिक मतलब ए, यानी कि यूनिव तक यूनिवर्सल में आ गया. यूनिव तक, इसके ऊपर लिख लो, यूनिवर्सल के ऊपर लिखो UNIV मतलब यूनिवर्सल. लिखो एंजल, UNIV. आज तक समझ आ रहा है? UNIV यूनिवर्सल. A मतलब ऑटोमेटिक, C मतलब कंप्यूटर, और I मतलब ये फर्स्ट है. जो फर्स्ट सबसे पहले कमर्शियली होता है कि अभी तक तो पर्सनली यूज़ करते थे, रिसर्च करने के लिए आया था ना पहले कि ये बहुत ज़्यादा महंगा था, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ रिसर्च सेंटर पे यूज़ किया जाता था साइंटिस्ट के द्वारा. लेकिन जब इन्होंने इसको बनाया लार्ज स्केल पे और फिर इन्होंने देखा कि इसका प्राइस अब हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ये वास्तव में एक मार्केट के अंदर जरूरी आइटम हम उतारने जा रहे हैं जिससे कि बूस्ट होगा, हर एक चीज़ में एडवांस होंगे हम, तो तब इसको फर्स्ट का नाम दिया गया. क्लियर? किसने बनाया? प्रेस्पर और मोचली ने 1951. नेक्स्ट, इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट. ये फर्स्ट था क्योंकि अब तक जितने भी करते थे ना वो या तो टेक्स्ट करते थे, ABCD वाले लेटर्स मतलब कुछ भी वाले, और या फिर न्यूमेरिक 1 2 3 4, मतलब एक सिस्टम एक ही चीज़ करता था, लेकिन ये दोनों चीज़ हैंडल करता था. It was also the first computer that was equipped with magnetic tape unit. It used buffer memory. अब इसमें क्या है? It was also the first computer that was equipped with magnetic tape, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक टेप डाली गई थी, इंस्टॉल की गई थी. ठीक है, मैग्नेटिक टेप इसके अंदर एक यूनिट थी जो इक्विप्ड की गई, इंस्टॉल की गई, और ये बफर मेमोरी, इट यूज्ड बफर मेमोरी, ये बफर मेमोरी को यूज़ करता है. देखो बेटा, कंप्यूटर में अगर आप हर एक वर्ड का मीनिंग मुझसे पूछोगे और मैं चाहे आपको बता भी दूँ तो आपके लिए वो कोई यूज़फुल है ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो हायर वर्ड्स है जो आपको आगे आगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाओगे ना तो आपको आएंगे. अब यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगी तो हम जो हमारा मेन टॉपिक है ना उससे हम हट जाएंगे. तो बफर मेमोरी वैसे होती है जैसे एक SD कार्ड होता है ना हमारे मोबाइल के अंदर, जस्ट लाइक दैट मान लो कि जिसमें स्टोरेज हो सके, इससे ऐसे कंसीडर कर लो. अब पक्का मैं भी आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही बोरिंग है चैप्टर. ठीक है, और ऊपर से मैग्नेटिक टेप तो आप समझते हो जैसे आपकी मैग्नेट होती है, ऐसे ही उन्होंने मैग्नेटिक टेप यूनिट का इस्तेमाल फर्स्टली इसी कंप्यूटर के अंदर किया. क्लियर? और कमर्शियली ऊपर आया था ना, कमर्शियली के ऊपर लिख लो मार्केट में बेचना. फैन स्लो कर एक पॉइंट. मार्केट में बेचने के लिए पर्पज से पहली बार उतारा गया. ओके, बफर मेमोरी जस्ट लाइक हमारी जो है SD कार्ड वाली मेमोरी कंसीडर कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा बड़ा बताऊंगी वो समझ आने वाला नहीं और मुझे बताना भी नहीं आएगा, सीरियसली बता रही हूँ. ठीक है, अब साइड का देखो, नो द फैक्ट. अभी फिजिकली इससे ऊपर भी देखो, फैक्ट फाइल, एंड्री ट्रोंग थी, ये नाम है किसी का. अ विटनेस French engineer is considered to be the father of personal computer for creating the MICRAL microcomputer based on an Intel 8008
प्रोसेसर इन 1973। अब इसका बेटे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फैक्ट फाइल कुछ तो है जिस पे इंटरनल क्वेश्चन बनेंगे और कुछ है जो सिर्फ आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए दी हुई है, उस पर कोई इंटरनल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको बेशक से आप इग्नोर मार दो। सिर्फ ये आपने याद करना है कि ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर था, इसको अंडरलाइन करो। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन था? ये एंड्री ट्रॉन्ग ट्रॉन्ग थी। बस इसमें हाँ, एंड्री ट्रॉन्ग ट्रॉन्ग थी जो था फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। वैसे तो हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? याद करो, पीछे जाओ पीछे जाओ। यस आस्तिक, who was the father of computer? Still he is the father of computer. कौन है? पीछे तो पढ़ाया था अभी मैंने, उसका सरनेम याद करो। मैं बताऊं? बेबेज। अब आगे का बताओ पूरा नेम। चार्ल्स बेबेज। उसको हम मानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। अब उसको मानते हैं तो इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि ये फ्रेंच का, क्योंकि ये उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फ्रेंच का हो या इंडिया का हो? क्योंकि ये पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का हो। चलो पर्सनल कंप्यूटर तो हम पीसी तो एक लैपटॉप है, ठीक है। लेकिन फर्स्टली किसको आइडिया आया था ये कि भी एक ऐसी डिवाइस बनानी चाहिए जो इस तरह की कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर दे, तो वो आया था चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसने इसको फॉर्मेट किया था कि ऐसे कोई डिवाइस हम बनाए तो वो बहुत ही मीनिंगफुल और यूजफुल होगी। उसके बाद ये जो इसने एडवांस काम किसने किया? इसने एंड्री ट्रॉन्ग ट्रॉन्ग थी ने। ये फादर ऑफ पीसी है कि इसने और एडवांस वर्जन, वो तो आगे आगे इन्वेंशन बढ़ते ही जाते हैं हर एक फील्ड में, लेकिन फादर हम उसको ही मानेंगे चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि उसने ही ये थॉट जो है अपने को सच में बदला थॉट को। ठीक है, अभी पिछले पेज पे जो पेज नंबर 10 है उसमें देखो सबसे ऊपर लेट्स नो मोर लिखा हुआ है। इसमें EDVAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ENIAC। ठीक है, ये हो सकता है आपका इस पे इंटरनल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC, बस। ठीक है, बाकी इस पे आपको इतना ही आएगा बस कि फादर जो है इसका पर्सनल कंप्यूटर का कौन था, पीसी का। नेक्स्ट, नो द फैक्ट हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर मैं अभी इसी को कराऊंगी। Physically, ENIAC was very large in size. It weighed 30 tons and consumed 150 kilowatt of power. It was 100 feet long and 10 feet tall. अब ये जो डिवाइस है ENIAC, ये साइज में बहुत बड़ी थी। इसका वेट कितना था ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पावर कितनी कंज्यूम करती थी ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी लंबी चौड़ी थी ये भी नहीं, बस ये करना है कि ये सबसे लार्ज थी फिजिकली, मतलब उठाने में, रखने में, उठाने में। ठीक है, फिर है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब दैट इज द मेन पोर्शन स्टार्टेड कि जनरेशन कितनी आ चुकी है। यही तो है ना हमारे चैप्टर का नाम, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कैसे कैसे ये आगे आगे बढ़ता गया अपने एडवांस में। The evolution of present day computer can be classified into generations of computers. Evolution के से ही हमें पता लगा कि कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरेशन पीरियड क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? सर्क्यूटरी आया हमारा, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद डाटा इनपुट, पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टैप्स। कुछ आया याद? हमने पढ़ा था ना ये। सबसे पहले कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब्स था, जिसको क्या करते थे? सर्क्यूटरी, और उसके अंदर पंच्ड कार्ड और पेपर टैप्स थे। फिर डाटा आउटपुट क्या देता था? वो प्रिंट आउट। उसके बाद उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज क्या थी? मैग्नेटिक टेप्स। लैंग्वेज क्या थी? मशीन। एग्जाम्पल क्या थे? UNIVAC, ENIAC, EDVAC, ये सारे। अब देखो बेटा, आपने इसमें सब चीज़ों को याद करने की कोई नीड नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज है। ठीक है, जब इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो वही क्वेश्चन आएंगे, इस पे कोई भी इंटरनल क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा हायर स्टडीज से रिलेटेड है। आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है इसको वन टाइम, इसमें कोई आप बोर मत फील होना करना और ना ही आलस दिखाना। सेकंड है हमारा क्या बना? सेकंड, ये डेट है नीचे दी हुई है, इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमारा बना है ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब का वर्जन एडवांस हुआ ट्रांजिस्टर्स के रूप में। उसमें पंच्ड कार्ड ही डलते थे, पेपर टेप ही डलती थी, सेम टू सेम। प्रिंट आउट ही निकलता, सेम टू सेम। मैग्नेटिक टेप से एक्सटर्नल स्टोरेज था, SD कार्ड टाइप, सेम टू सेम। फिर लैंग्वेज क्या थी? इसमें तो मशीन थी, इसमें असेंबली, फोर्टेन,
कोबोल, बेसिक, PL1 ये हो गया। फिर एग्जाम्पल है इसमें IBM 400, 700 सीरीज, IBM 350 ये हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट है IC, ये इसका वर्जन हो गया। नेक्स्ट फिर इसमें डाटा इनपुट हमने कीबोर्ड बना लिया, कीबोर्ड है ना हमारा जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं, तो ये थर्ड जो जनरेशन है इसमें कीबोर्ड आ गया। उसके बाद डाटा आउटपुट था हमारा मॉनिटर। उसके बाद मॉनिटर यानी कि देखो पहले प्रिंट आउट निकलता था, कोई मॉनिटर नहीं था, लेकिन उसके बाद मॉनिटर आ गया। इसी को वो करो थोड़ा सा ज़्यादा चिल्ड कर दे। मैग्नेटिक डिस्क हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज थी। उसके बाद लैंग्वेज क्या, सोफिस्टिकेटेड OS वर यूज्ड, पास्कल, फोर्ट्रेन, कोबोल, RPG, ये सारा हमारा यूज हुआ लैंग्वेज। और इसमें एग्जाम्पल क्या थे, क्या क्या बन के आए डिवाइस, IBM सिस्टम 360, एप्पल 1, Altair, ये सारा हमारा हो गया था थर्ड। ठीक है, कर दिया ना, तेज गर्मी लग रही। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर्स, सबसे ज़्यादा ये है एडवांस, इंटेल आ गया, माइक्रो प्रोसेसर्स। कीबोर्ड, इसमें क्या क्या डाटा इनपुट जिससे कि हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते थे, कीबोर्ड आ चुका था, माउस आ चुका था, स्कैनर तक आ चुका था, एक्सेट्रा, यानी और भी इससे रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आउटपुट कैसे शो होता था, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता था, प्रिंटर आ चुके थे कि हम प्रिंट आउट ले लेते हैं, स्पीकर्स की हम अपनी आवाज़ कितनी भी लाउड कर सकते थे, मतलब पूरी गली को सुना सकते थे हम आवाज़, स्पीकर आ गए थे। फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क, सेम विद हायर कैपेसिटी, इसमें फ्रीक्वेंसी हायर हो गई। फिर उसके बाद यूज ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग लार्ज डेटाबेस, RDBMS, C++, ये लैंग्वेज होती है C++ इन 1985। अब इसमें लैंग्वेज C++ लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और बहुत सारी ये लार्ज डेटाबेस की कैपेबिलिटी हो गई इसमें। फिर एग्जांपल क्या थे, CRAY ½ एप्पल 2, वैक्स 9000, ये सारे आ चुके थे हमारे किसमें बोला, फोर्थ जनरेशन के अंदर। उसके बाद फिफ्थ, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि आज के टाइम में और जो चलती रहेगी जब तक कि नेक्स्ट एडवांसमेंट नहीं हो जाता, ये जो अब की है, जो अब चल रही है, उसमें क्या है, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, SLS। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समझते हो क्या, बोल। मतलब हाँ, मैंने पढ़ा था कहीं पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जस्ट लाइक रोबोट, और कंप्यूटर में रोबोट नहीं है। मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, कंप्यूटर में क्या है, वो बोलता नहीं है, टेक द हेल्प ऑफ गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट कौन है, SLS तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कि आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपको आप यूँ कह देते हो, हे गूगल कैन यू टेल मी द टाइम फॉर टुडे, सेट मी अलार्म फॉर टुमारो इन द मॉर्निंग, तो वो सेट कर देती है ना, ओके आई कैन सेट योर अलार्म, टेल मी द टाइम, तो आप टाइम उसको बोलते हो, वो सेट कर देती है। आप कहते हो ओके मेक अ कॉल टू माय मदर, तो कह देती है हेयर इट इज़, तो वो कॉल बंद कर देते हैं। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ठीक है। और रोबोट जो है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही है, वो कंप्यूटर में नहीं है, अदर फील्ड में है, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या क्या इनपुट दिया गया, इनपुट का था ना अभी तक, हाँ डाटा इनपुट, बिल्कुल सही था। डाटा इनपुट, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैपेसिटी टू थिंक एंड रीजन। अब इसने क्या कहा कि हमने उसको डाटा दिया जो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में, उसमें हमने उसमें बहुत कुछ दे दिया, ऑप्टिकल फाइबर दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी कि वो हैंडल कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमने रोबोटिक फिल्म नहीं देखी थी रजनीकांत की, उसने जब चिप को दोबारा से किया किसी और ने, जो दुश्मन पार्टी थी, एंटी था, उसने उसको और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में डाल दिया, कि उसने उसको ऐसे ऐसे कमेंट दे दिए कि विद्रोही बना दिया, उसको बना दिया ना कि अगेंस्ट खड़ा हो गया था उसी के ही, बनाने वाले के ही। तो इसी तरह से ही हमने इंटेलिजेंसी की कैपेसिटी को और इन्हांस कर दिया और एडवांस कर दिया कि अब वो थिंक कर सकते हैं और रीज़न भी दे सकते हैं। जैसे कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने उससे क्या देते हैं, इससे गूगल असिस्टेंट से, हाय गूगल असिस्टेंट आई जस्ट फील बोर, कैन यू जस्ट टेल मी अ जोक, तो वो जोक क्या देती है आपको। तो उसने सोचा ना कि भाई कौन सा जोक कहूँ जिससे इसको हंसी आ जाए, उसको जोक का मीनिंग पता लगा ना,
अब इतने सारे उसको कमेंट दी गई ना कि कोई जोक कहे तो आपको क्या करना है, कोई अलार्म सेट कराए तो आपको क्या करना है, तो किसी ने तो उसको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉर्मेट किया ना, तो वो सोचने के लायक हो गया। तो ये चीज़ें एडवांस हुई। उसके बाद जो नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, इसका मतलब है सेम अभी ये यूज़ हो रहा है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मैग्नेट डिस्क विद हायर कैपेसिटी, ठीक है, ये सेम टू सेम। इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, वो सेम वाला होता है ना, नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे, यहाँ लगा लेंगे कि भाई वही चीज़ चल रही है अभी तक, तो इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद इसने फिर हमारे को आउट लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की, अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच। हम चाहे हरियाणवी में बोले, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, कोई एसेंट में बोले, ये हर एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लेती है। पैटर्न लाइक फेसेस, कैसे कैसे फेस को बनाते हैं, जैसे मैं हैरानी वाले फेस बनाऊंगी या मैं खुशी वाले, तो इसको सारे पता है। एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, ये सारा अंडरस्टैंड कर सकती है। SLS यानी कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, SLSI, ठीक है। तो और उसके बाद फिर हमारा जो है एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो आपके आगे ही है, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, फिर हमारी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में आगे है, हमारी विंडो 10 आ गई है, ठीक है। पीसी में भी हमारे बहुत सारे आगे आगे आ गई है, एप्पल में कितना आ गया है, नोट पैड आ गया है, बहुत सारे एडवांसमेंट एग्जाम्पल है। Each new generation resulted in the following changes in computers. तो each new generation in resulted in the following changes in the computer. इसको क्वेश्चन, इस पे अंडर टिक मार करके क्वेश्चन लिखो, मार्क करो क्वेश्चन, क्यू कैपिटल, इसी को ही कर इसको। इसका मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या न्यू जनरेशन को मिला फायदे जो हमने न्यू डिजाइन चेंज किया। उसमें क्या था, नंबर 1 इंक्रीज इन स्पीड, नंबर 1 डाल दी। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंजल? ये फर्स्ट समझ आ गया, स्पीड बढ़ गई। स्टोरेज कैपेसिटी कि अब हम कितनी भी जीबी का डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, 16 जीबी 32 जीबी एसडी कार्ड के जरिए, या अभी तो इनबिल्ट ही मेमोरी पावर ज़्यादा आने लग गई, इनबिल्ट ही उसके अंदर कैपेसिटी। रिलायबिलिटी होती है कि हम रिलायबल कर सकते हैं, उस पर फेथ कर सकते हैं कि ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, सही देगा। जैसे गूगल है, हम उस पर फेथ बढ़ गया ना कि हमारा ये सही इन्फॉर्मेशन देगा, हमें फेक नहीं देगा। ऐसे ही जो हमारे असिस्टेंट है वो हमें सही जानकारी देगी, फेक नहीं देगी, ऐसे रिलायबिलिटी हम हो गए हैं। डिक्रीज इन, फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज इन कॉस्ट एंड साइज। अब हमारा क्या कॉस्ट कम हो गई है और साइज भी हमारा डिक्रीज हो गया। पहले हैवी था, इतना लंबा चौड़ा था, अब छोटे छोटे लैपटॉप आने लगे हैं, मोबाइल फ़ोन भी स्लीक हो गए हैं, ठीक है। तो वो कैपेबल होगी, कैपेसिटी होगी उनकी अच्छी तरह से, पॉकेट में हम उसको रख सकते हैं, अपनी लैप में लैपटॉप को रख सकते हैं अच्छे से, बड़ी भारी नहीं है, और ऊपर से उसकी कॉस्ट कम हो गई है, तो एवरीवन कैन बाय इट, अफोर्डेबल है, ठीक है। गरीब हो या अमीर हो सब खरीद सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट। उसमें सबसे नंबर 1 है माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। These computers are small in size and cheap. Cheap तो पता ही है, सस्ता होता है इसमें। They are usually designed for personal use, therefore are also called personal computer. ठीक है, ये तो है ही पीसी के पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे इसको डिजाइन किया गया। They are mainly used in homes, schools, offices, shops, bank, etc. These computers are given different names according to their uses. जैसे जैसे उनका यूज बढ़ता गया उनको दूसरे नाम दिए गए, डिफरेंट नाम से उनको बुलाया जाने लगा जैसे जैसे उनका यूजेस बढ़ा, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉमोडोर 64, IBM पीसी, ये तो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर IBM, और कॉमोडोर की हर कोई इसको ऑफिस में रखो, घर में रखो, शॉप पे, स्कूल में, बैंक में, ये कॉमोडोर है, ठीक है। फिर इसी के अंदर माइक्रो के अंदर हमारे आगे है फर्दर सब क्लासिफिकेशन, एक है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है टैबलेट, ठीक है। यानी इसी के अंदर हमने फर्दर 3 करने हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आप समझते हो, दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू फिट कंफर्टेबिलिटी ऑन टॉप डेस्क। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा वो कोई खास रिलेट नहीं करता क्लास 5th से, वो ज़्यादा एडवांस है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर हायर नॉलेज है कि आपको पता तो होना चाहिए कि हमने हाँ 5th में ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। उन पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अब इसमें
दिस कंप्यूटर डिज़ाइन ये फिट कंफर्टेबिलिटी ऑन द टॉप डेस्क, या यानी कि आप अपने डेस्क पे कोई टेबल है, आपकी स्टडी टेबल है या आपका डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर आप रख के इसको कंफर्टेबिलिटी से पढ़ सकते, मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। दे टिपिकली कम विद सेवरल यूनिट्स सच एज मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, अ माउस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क लाइक अ सिंगल यूनिट। ये ज़्यादातर हर एक यूनिट को आपस में जोड़ जोड़ के ही इस्तेमाल करने के पर्पज से बनाया गया है कि हर कोई इसको एक सिंगल यूनिट यानी कि एक टीम की तरह ये काम करेंगे सारी चीज़ें इकट्ठी, ठीक है। फिर लैपटॉप आए। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन द लैप। लैप मतलब गोद, हमारी गोदी में रखा जा सकता है ना, तभी तो इसको लैपटॉप कहते हैं। तो जोड़ दो, डेस्कटॉप है ना तो डेस्क से जोड़ दो। डेस्क क्या होता है, हमारी टेबल ही तो होती है। डेस्क को टेबल से जोड़ दो, टेबल के ऊपर रखेंगे हम, टॉप यानी ऊपर। फिर लैप हमारी गोदी में रखा जाएगा लैपटॉप। दीज आर बैटरी ऑपरेटेड एंड पोर्टेबल। बैटरी ऑपरेटेड कि इनमें पहले से ही हमने उसको पावर को सेव कर लिया, ठीक है। लैपटॉप को तो हम वायरलेस यूज कर सकते हैं ना, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर तो जहाँ पे बिजली का सॉकेट होगा वहीं यूज करेंगे ना, हम ऊपर तो नहीं लेके जा सकते। लैपटॉप को ला सकते। पोर्टेबल होता है इजिली मूवेबल, लिखो यहाँ पे पोर्टेबल, इजिली मूवेबल, कहीं भी हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, हम उसको नहीं ले जा सकते, वो उठाने में इतना वजनी है, इतना वेट है उसके अंदर कि हम उसको इधर से उधर बिना रिक्शा के नहीं ले जा सकते। फिर वी कैन परफॉर्म ऑल द टास्क दैट वी डू ऑन ए डेस्कटॉप ऑन लैपटॉप्स टू। ये सेम काम करते हैं दोनों, जो हम डेस्कटॉप पे करते थे वही लैपटॉप पे कर सकते हैं। बट लैपटॉप्स आर मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो तो है ही। अभी ये वायरलेस कोई भी चीज़ आएगी, कोई जो जहाँ पे फिक्स चीज़ है और उसके कंपैरिजन में मूवेबल आएगी, तो ऑफकोर्स वो महंगी ही होगी। दीज कंप्यूटर्स आर मेनली यूज बाय बिजनेस ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स होते हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स समझते हैं? नहीं, ट्रैवलर्स भी नहीं समझते। हाय हाय, ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स मतलब हाँ जो ट्रैवल करते हैं। हाँ, जो डेली बेस पे बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं, डेली बेस पे आते, जैसे जैसे मामा है, डेली फैक्ट्री दिल्ली जाते हैं, फिर डेली वापस आते हैं। तो बिजनेस ट्रैवलर्स जिनका काम ही ऐसा है कि वो हर रोज कहीं आते जाते रहते हैं, तो वो क्या है, लैपटॉप को लेके जा सकते हैं इधर से उधर, लेकिन कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए ही आया मार्केट में। लैपटॉप्स यूजली कम विद 13 to 15 इंच स्क्रीन। इतनी इंच की उसकी स्क्रीन थी कम से कम, ठीक है। ज़्यादातर यूजली होते हैं, ज़्यादातर उनकी स्क्रीन इतनी होती है। उसके बाद तो अब छोटे छोटे भी आ गए, बहुत छोटे छोटे भी आ गए हैं। फिर है टैबलेट्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप। अब इसी का एडवांस वर्जन आ गया हमारा टैबलेट। ये और ज़्यादा हल्की है, और ज़्यादा स्मॉल है कंप्यूटर, बट बिगर देन स्मार्टफोन। लेकिन ये हमारे स्मार्टफोन से बिगर है। इंस्टेड ऑफ अ कीबोर्ड एंड माउस, टैबलेट्स यूज टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन। अब ये क्या है, इसमें हम टच का मजा ले सकते हैं। अभी लैपटॉप में टच का तो आया नहीं, या आया भी तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रीज में ही है, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हमारे इंडिया में भी है तो बहुत कॉस्टली है, इवन वो मिडिल क्लास की तो पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो हमारा टैबलेट आया है जो कि टच से चलता है, और वो हमारा टाइपिंग भी सारा टच से करता है, नेविगेशन होता है, मैप का यूज़, कि हम बोल के उसको बता सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता क्या है, या हम टच से बता सकते हैं, ठीक है। टैबलेट्स जनरली हैव अ स्क्रीन साइज बिटवीन 7 to 10 इंचेज। अब देखो इसमें पढ़ना आसान हो जाता है ना, कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत बड़ा होता है हर एक इमेज का, वीडियो का, तो इसकी स्क्रीन इतनी है। पॉपुलर यूजेस ऑफ टैबलेट्स इंक्लूड रीडिंग, ई बुक, कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई बुक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि आपने डिवाइस के अंदर पढ़ना हो तो कोई, तो उसके लिए टैबलेट यूजफुल है। आपके पास फिजिकल बुक नहीं है, आपको डिवाइस के अंदर ही पढ़ना, तो आप ये चाहोगे ना कि स्क्रीन बड़ी हो जिससे मेरी आंखों पे जोर ना पड़े, मुझे इजीली दूर से ही पढ़ा जा सके मुझसे, तो वो इसके अंदर है। फिर वॉचिंग मूवीज देखते हैं, व्यूइंग फोटोज, नेविगेशन, ब्राउजिंग इंटरनेट एक्सेट्रा। ब्राउजिंग नेट क्या होता है? ब्राउजिंग नेट, मतलब जैसे कि ब्राउजिंग नेट होता है कोई भी नेट पे आपको सर्च करना है तो आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र हमारे बहुत सारे हैं, जैसे गूगल एक ब्राउज़र है, क्रोम एक ब्राउज़र है, फिर फायरफॉक्स होता है ब्राउज़र, Mozilla इंटरनेट Firefox, हाँ मोजिला, Rediff, रेडिफ ईमेल oh, आई sorry, साइट है वो तो, Bing, ठीक है। बहुत सारी है, सो मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारी है ब्राउज़र, ये सारा हम उस पर कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, बस स्क्रीन की वजह से और टच की वजह से। फिर है मिनी कंप्यूटर्स। अब इसका सेकंड फॉर्म, माइक्रो था हमारा फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है हमारी मिनी।
meaning these computers are bigger in size than microcomputer. They have higher processing speed and are costlier than microcomputers. ये जो है स्पीड में तो हाई है, तो हाई होगा तो फिर कॉस्टली भी होगा. ठीक है. These computers are capable of supporting 4 to about 200 users simultaneously. Simultaneously होता है लगातार, एक साथ लिखो, लगातार नहीं, एक साथ ये 200 यूजर को एक साथ जोड़े रखता है. इसमें इतना सपोर्ट है कि दीज कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 4 to about 200 यूजर्स एक सिमिल्टेनियसली, एक साथ ये 200 यूजर को जोड़ रख सकता है और ये इतनी स्पीड से और एक्यूरेट रिजल्ट देता है. ठीक है. दे आर यूज्ड इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज एंड इन एनी अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस. एग्जाम्पल है PDP 8. जैसे बैंक है, बैंक में इतने सारे अकाउंट होल्डर होते हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना. फिर यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके रोल नंबर, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग, उनके मार्क्स पिछले साल के, इस साल के, सब तो इसमें यूज़ होता है. और इतने इतने बंदों को ये जोड़े रखता है. फिर है लेट्स नो मोर. PARAM. Param is a series of supercomputers designed and assembled by the Center for Development of Advanced Computing, CDAC, India. The latest machine in the series is the परम शिवाय. परम शिवाय. ठीक है. तो ये हमने याद करने वाली बात नहीं है, बस हमने एक याद करना है कि परम शिवाय नाम का एक इसका सीरीज है. द लेटेस्ट में इसको कर अंडरलाइन करें यहाँ से. द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज इज परम शिवाय. इस सीरीज में जो लेटेस्ट है वो परम शिवाय. ठीक है. तो ये था मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर की क्या खास बात थी? वो एक साथ 200 यूजर्स को जोड़े रखता है, हाई स्पीड है, कॉस्टली है, साइज में बिगर है. किससे? माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा साइज में बड़ा है. कहाँ कहाँ यूज होता है? स्कूल, यूनिवर्सिटी, बैंक्स और अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस. एग्जाम्पल क्या है? PDP 8. ये आ सकता है आपका क्वेश्चन. ठीक है. फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर. थर्ड हमारा है mainframe computers. These computers are very powerful. They are big in size and have a large memory and high speed. They are designed to tackle huge amount of data. More than 100 users can use a mainframe computer simultaneously. These computers are used in networked environment. Mainframe computers are very expensive and used in large business organization, universities, banks, scientific laboratories, airline and railway tickets, reservation, stock exchange market, etc. Example है IBM Z series, PDP 10 and system Z10. अब इसमें बेटे आपने कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. आपने सीधा जोड़ देना है इसको पिछले वाले से, मिनी से, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी से भी एडवांस है, ज़्यादा पावरफुल है, साइज में बिग है, इसकी लार्ज मेमोरी है, हाई स्पीड है और ये टैकल करता है ह्यूज यानी बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को. अमाउंट ऑफ डाटा इसका ह्यूज होता है और इसमें 100, उसमें 200 जुड़ सकते थे ना. ठीक है. उसमें 4 to about 200 यूजर्स सिमिल्टेनियसली. इसमें मोर देन 100 यूजर्स कैन यूज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर. एक साथ इसमें 100 जोड़ सकते हैं. दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट, यानी कि ये ऑनलाइन करता है सब कुछ. ठीक है. ये ऑनलाइन जोड़ेगा हर एक चीज़ को. उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा, नो डाउट. जितना एडवांस होता जाएगा एक्सपेंसिव हो गया. फिर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी वगैरह में इसका यूज़ होता है. एग्जांपल IBM Z सीरीज़. ये जैसे जैसे आप 2-3 बार गो थ्रू करोगे इस चैप्टर को, ये ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे. उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. अभी फर्स्ट टाइम में आप इतना समझो कि कैसे कैसे एडवांस हो रहा है और क्या क्या टाइप है, उनके मेन हाईलाइट पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करने हैं बस. ठीक है. उसके बाद लेट्स नो मोर के अंदर सुमित इज द फास्टेस्ट, समित भी बोल सकते हैं इसको, सुमित भी. समित इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2019, डेवलप्ड बाय IBM फॉर यूज एट ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी USA. उसके बाद ये जो समित नाम का आया वो सबसे सुपर कंप्यूटर आया. किस पर्पज़ के लिए? कि उसको नेशनल लैबोरेटरी USA में इस्तेमाल किया जा सके. बस इतना जोड़ दो और कुछ नहीं. ओक आप करने की कोई जरूरत नहीं. ओक रिज वगैरह ये हायर की बात है. सिर्फ आपको जानना है कि समित नाम का एक था जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना और वो लैबोरेटरी, नेशनल लैबोरेटरी USA में यूज़ किया गया. ठीक है. तो ये हो गया हमारा. फिर नेक्स्ट है हमारा, लास्ट करवा रही हूँ, सुपर कंप्यूटर्स.
फोर्थ पॉइंट, दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद अ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। ये मोस्ट हो गए, ऊपर वाला पावरफुल था खाली, अब उसका भी मोस्ट पावरफुल हो गया, ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड होगी इसकी भी, नो डाउट। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। अब ये अंडरलाइन करो, ये वेदर फोरकास्ट करता था कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, परसों तूफान आएगा कि नहीं आएगा, क्या रहेगा मौसम, बाहर निकलना सेफ है या नहीं, क्योंकि तूफान में, आंधी में, बारिश में हम दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी ना, हमें दिक्कत आ जाएगी। तो फोरकास्ट करता है पहले अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, फोरकास्टिंग होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, आजकल हम भी कपड़े इसी तब धोते हैं जब हम फोरकास्ट हो जाए कि आज बारिश नहीं आएगी, नहीं तो सारे कपड़े कभी यहाँ सुखाओ कभी वहाँ सुखाओ। ठीक है, स्पेस रिसर्च, स्पेस की रिसर्च की कि उसमें क्या क्या होता है स्पेस के अंदर, कैसे कैसे कौन किसको रोटेट कर रहा है, हमारा मून जो है अर्थ को रोटेट कर रहा है, वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, जस्ट लाइक दैट। सैटेलाइट कंट्रोल, सैटेलाइट हम भिजवाते हैं ना ऊपर, जैसे आजकल क्या है सारे हर जगह हम नेविगेशन से, मैप से कहीं भी जा सकते हैं बिना एड्रेस, हमें मतलब एड्रेस पता हो, हमें रास्ता ना पता हो तो हम गूगल मैप से उस रास्ते को स्कैन करते हुए अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो ऐसा कैसे पता चला, यहाँ से इंडिया से, नासा से हमने सैटेलाइट भेजी ना ऊपर, जैसे हमारी ओरिजिनल एक तो नेचुरल सैटेलाइट है हमारी, कौन है नेचुरल, मून, अर्थ की। ठीक है, तो ये हमने आर्टिफिशियल मैन मेड भेजी जिससे कि हमें एड्रेस का पता चले, रास्तों का पता चले। ठीक है, तो अब हमें गूगल पे कैसे शो होता है, वो सैटेलाइट भेज रखी ऊपर, तभी तो वो सैटेलाइट जो है स्कैन करती है सब उस एड्रेस को, उसके रास्ते को, सारे को फिर बताती रहती है। तो नीचे जो है वही हमें गूगल पे शो होता है। फिर एग्जाम्पल है CRA, क्रे 1, क्रे 2, परम, टाइनही 2, टाइनही, सनवे, क्या ये टाइहू, लाइट एक्सेट्रा। ओके, फिर लेट्स नो मोर। ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड इन 1947। 1947 क्या याद दिलाता है हमें, 1947 बताओ, वहाँ पे वो इन्वेंट हुआ था। इसको इन्वेंशन को छोड़ो, और 1947 हमें किस चीज डेट की याद दिलवाती है, किस खास बात से जोड़ती है, ऐसा तो कुछ हुआ था इंडिया में 1947 को, टेल मी। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, हमारी हिस्ट्री है इंडिया की यार 1947, कमाल अभी, टेल मी 1947, ये पता नहीं जिल तेरे को भी, अस्तिक बस ये सिखाते हैं DPS वाले। 1947 is the year of our independence from the British government। हम आज़ाद हुए थे उस दिन, फ्रीडम मिली थी इंडिया को अंग्रेजों से 1947 में। और प्रॉपर डेट क्या थी, ये तो ईयर है 1947 में, डेट क्या थी, महीना कौन सा था, 15 अगस्त, चलो कुछ तो आया। 15 अगस्त 1947 is the date of our independence. India got its freedom from the British government on this date. ठीक है, तो ये हमें उसी को ही ट्रांजिस्टर जो है इन्वेंट किया किसने, ट्रायो, ट्रायो यानी ट्रायो क्या होता है, ट्रायो क्या होता है, ट्रायो मतलब 3 लोगों ने, लिखो यहाँ पे 3 पीपल, इसकी जनरेशन को बुक्स तो इनको इंग्लिश की लगवा दीजिए, वो भी हाई लेवल की पब्लिकेशन की, आता है इनको कुछ भी नहीं। ट्राई मतलब 3 बंदों ने, उन्हें हाथ नहीं मिलाया था 2 बंदों से, किसने हाथ मिलाया था, स्मार्ट क्लास नहीं दिखाते। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो 3 बंदे थे, जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली एंड वाल्टर ब्राटेन एट बेल लैब्स, इन्होंने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, खत्म, चलो खत्म हो गया, रिकैप कर लेते हैं फिर बस, हाँ रिकैप में तो 2 मिनट लगेगी। चलो आ गया। देखो फर्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ही इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन इन 1833। अब इसके ऊपर लिख दो क्वेश्चन नंबर 1, ये इंटरनल क्वेश्चन बनता है और इस पे हो सकता है बैक क्वेश्चन भी हो।
ठीक है। तो हम कभी भी ऐसे अलग अलग करके थोड़ा ना चलेंगे कि ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इंटरनल का। हमें जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसको कंसीडर करते जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन बनेगा, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। सेकंड है, उसने क्या इन्वेंट किया? उसने दो चीज की, बॉक्स में डालो इसको। एक तो डिफरेंस इंजन, कब किया? 1822 में। और एक किया एनालिटिकल इंजन 1833 में। दोनों में 10 साल का डिफरेंस है। 10 साल पहले, सबसे पहले क्या डिफरेंस इंजन 1822 में, यही याद कर लो। एनालिटिकल इंजन क्या 1833 में, 10 साल बाद। फिर लेडी अगस्ता अदा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर? सबसे पहले तो वो लेडी थी, लाइक तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। फिर अगस्ता था उसका नाम, देखो अगस्ता कितना अच्छा नाम है। फिर अदा, उसमें एक अदा थी। लवलेस, प्यार से भरी हुई थी, तो वो है फर्स्ट प्रोग्रामर। फिर ENIAC was the first general purpose electronic digital computer invented in 1946। यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट होने से, आज़ाद होने से, फ्रीडम मिलने से एक साल पहले इन्वेंट किया किसने? जनरल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कि जनरल हर किसी के इस्तेमाल के लिए डिजिटल कंप्यूटर आया। उसका नाम क्या था? ENIAC। ENIAC। फिर उसके बाद UNIVAC आया। UNIV तक तो यूनिवर्सल हो गया, V तक तो हो गया, U से लेके V तक यूनिवर्सल। A का ऑटोमेटिक, C का कंप्यूटर और I का फर्स्ट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट। ये क्या करता था? दोनों चीजें, 1 2 3 और ABC सब टेक्स्ट डेटा। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड into 4 types with respect to their speed, storage capacity, size and cost। 4 कैटेगरी में उसने उसको बांटा है, जिससे कि उसकी स्पीड, स्टोरेज, साइज का पता चलता है। वो 4 बताओ कौन कौन सी है, जल्दी बताओ। एक तो वो है फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, लिखो माइक्रो, इसके साइड में लिख एंजल, माइक्रो कंप्यूटर्स। अगला है वो नेक्स्ट मिनी मिनी, वेरी गुड आस्तिक, मिनी। नेक्स्ट, पीछे कोई नहीं देखेगा। मेन फ्रेम, मेरे को भी याद रहेगा भाई। एक लास्ट है क्या? मेन फ्रेम। नेक्स्ट, जो आजकल चल रहा है, वो अरे वो था तो कौन सा था?